चाणक्य आईएएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जोशीमठ के बारे में, जो कि लगातार चर्चा में बना हुआ है। बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब का गेटवे कही जाने वाली आदि शंकराचार्य की तपस्थली जोशीमठ की भूमि लगातार धंस रही है। मकान, होटल जमींदोज होने लगे हैं। ऐतिहासिक नरसिंह मंदिर में भी दरारें आ गई हैं। अब तक 678 मकानों में दरार आ चुकी है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जोशीमठ पर दायर की गई याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट 16 जनवरी को इस मामले की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा है कि लोकतंत्र के जरिए चुने गए संस्थान हैं जो इस मामले को देख रहे हैं। हर मामला हमारे पास लाना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जोशीमठ धंस क्यों रहा है। वैज्ञानिकों के इस पर अपने तर्क हैं और सरकार के अपने तथ्य हैं। जोशीमठ को लेकर 4 प्रमुख शोध हो चुके हैं, जिसमें अलग अलग समय पर शोधकर्ताओं ने अलग अलग कारण बताए हैं। तो आइए इन सब पर हम बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 5 प्रमुख कारणों और अब तक इन कारणों पर को बताने वाली 5 रिपोर्टों के बारे में। विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसके बारे में जुलाई 2022 को 4 भूवैज्ञानिकों का एक शोध पत्र टूवर्ड अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ सॉइल क्रीप एंड लैंड सबसाइडेंट अराउंड हिस्टोरिकल जोशीमठ टाउन जारी किया गया था। इसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ पहाड़ी ढलानों को काट कर बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की टनल जोशीमठ के नीचे करीब 1 किलोमीटर की गहराई से गुजर रही है। उनका कहना था कि यह सुरंग जोशीमठ में आसपास के लिए कभी भी मुश्किल पैदा कर सकती है। वहीं 25 मई 2010 को करंट साइंस शोध पत्रिका में प्रकाशित शोध पत्र में भी स्पष्ट किया गया था कि परियोजना की टनल बोरिंग मशीन की वजह से पानी का रिसाव बढ़ रहा है, जो भविष्य के लिए खतरनाक संकेत है। इसके अलावा ड्रेनेज और सीवेज व्यवस्था भी एक कारण है। पिछले साल 16 से 19 अगस्त के बीच राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक टीम ने जोशीमठ का सर्वेक्षण किया था। शोध के बाद नवंबर माह में 28 प्रश्नों की रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई थी। इसमें उन्होंने माना था कि जोशीमठ के नीचे अलकनंदा के कटाव के साथ ही सीवेज और ड्रेनेज की व्यवस्था न होने से पानी जमीन में समा रहा है, जिससे जमीन धंस रही है। भूस्खलन क्षेत्र में बसा शहर है ये। 1970 में अलकनंदा में बाढ़ आई थी। यूपी सरकार ने 1976 में वैज्ञानिकों की 18 सदस्यीय कमेटी का गठन इस पे किया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में माना था कि जोशीमठ भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है। इसके ढलानों से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। भूस्खलन इलाकों में पेड़ ना काटे जाएं, पहाड़ी ढलानों पर पौधारोपण किया जाए, 5 किलोमीटर के दायरे में किसी प्रकार का खनन ना किया जाए। इसके अलावा अनियंत्रित निर्माण कार्यों का बोझ भी यहाँ पर है। जून 2013 के केदारनाथ आपदा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, जिसने अप्रैल 2014 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में मेन सेंट्रल थ्रस्ट से ऊपर के क्षेत्रों को बांध परियोजनाओं से मुक्त रखने, पहाड़ों में वन कटान, सुरंग निर्माण आदि के मद्देनजर क्षेत्र में हाइड्रोजियोलॉजिकल प्रभावों का अध्ययन करने की सिफारिश की गई थी। उस दौरान एनजीटी, हाई कोर्ट और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान सभी ने बेतरतीब विकास गतिविधियों को रेसिपी फॉर डिजास्टर घोषित किया था। इसके बाद वर्ष 2014 में उत्तराखंड सरकार ने अपना क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान जारी किया। इसमें धारण क्षमता के आधार पर ही पर्यटन तीर्थाटन की नियमावली जारी की गई। तो इससे स्पष्ट होता है कि या तो यहाँ पर नियम अच्छे से लागू नहीं हुए और ये कारगर साबित नहीं हुए। इसके अलावा कारण है अलकनंदा नदी में हो रहा भू कटाव। पिछले साल जिस विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में यह तथ्य भी सामने आया था कि जोशीमठ शहर के नीचे अलकनंदा नदी से हो रहा कटाव भी खतरनाक साबित हो सकता है। इस वजह से भूधसाव हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि इन सब कारणों पर वैज्ञानिकों की क्या राय है। सबसे पहले बात करेंगे विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। 24 नवंबर 2009 में हेलन की तरफ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर इस सुरंग में टनल बोरिंग मशीन फंस गई थी। उसके कारण सेलंग गांव से 3 किलोमीटर ऊपर पानी के भूमिगत स्रोत को उसने छेड़ दिया था। इसके बाद लगातार 1 माह तक वहां पानी रिसता रहा। उन्होंने आशंका जताई कि यह पानी भी जोशीमठ के धंसने की वजह हो सकता है।
इसके अलावा तपोवन में पिछले साल जो त्रासदी आई थी उसके बाद सुरंग में पानी घुस गया था। संभवतः यह पानी अब नए स्रोत के जरिए बाहर आ रहा है। ड्रेनेज और सीवेज व्यवस्था की बात करें तो जोशीमठ में ड्रेनेज व सीवेज का काम मजबूती से करने की जरूरत है। पिछले साल विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आई थी, उसमें भी ड्रेनेज और सीवेज की आवश्यकता पर बल दिया गया था। इसके लिए सिंचाई विभाग ने प्रक्रिया शुरू की हुई है। क्षमता से अधिक अनियंत्रित निर्माण कार्य की अगर बात करें तो जोशीमठ में निर्धारित क्षमता से अधिक बहुमंजिला इमारतें बनने से अत्यधिक दबाव बना हुआ है। उनका कारण है कि आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों के अंधाधुंध निर्माण से प्रति वर्ग मीटर जमीन पर दबाव बढ़ गया है, जिससे भूधसाव को बढ़ावा मिल रहा है। अलकनंदा नदी में भी भूकटाव हो रहा है। बद्रीनाथ के उच्च हिमालयी क्षेत्र से निकलने वाली अलकनंदा और धौली गंगा के संगम स्थल विष्णुप्रयाग में दोनों नदियां लगातार दो कटिंग कर रही हैं। विष्णुप्रयाग से ही जोशीमठ शहर का ढलान शुरू होता है। नीचे हो रहे कटाव के चलते जोशीमठ क्षेत्र पर पूरा दबाव नीचे की तरफ हो रहा है। इसके चलते भी भूदसाव में बढ़ोतरी हुई है। अभी तक हमने जितने कारणों की बात की वो सारे मानव जनित कारण है, यानी कि विकास कार्यों की वजह से उत्पन्न हुए कारण या अन्य मानव जनित कारण है। अब हम बात करेंगे कुछ प्राकृतिक कारणों के बारे में। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के एक अध्ययन के अनुसार यहाँ भूस्खलन के लिए पेरेनियल स्ट्रीम, बर्फबारी और नीच चट्टानों का टूटना जिम्मेदार माना जा रहा है। तीनों को हम बारी बारी से समझते हैं। जोशीमठ के नदियों से घिरे होने के कारण यहाँ जमीन के नीचे और ऊपर पानी का बहाव झरने की तरह लगातार होता रहता है। इससे धरातल पर नमी बनी रहती है। जोशीमठ जहाँ स्थित है उस इलाके में जमीन के भीतर की चट्टानें कमजोर है और पेरेनियल स्ट्रीम से स्थिति और भी खराब हो चुकी है। इसके अलावा जोशीमठ के ऊपर के इलाकों में काफी बर्फबारी और तेज बारिश होती है। मौसम जब खुलता है तो बर्फ पिघलती है, तो जोशीमठ के चारों ओर नदियों में पानी का फ्लो तेज हो जाता है। जोशीमठ के अधिकतर क्षेत्रों में नीच चट्टानें हैं। इनकी सतह खुरदरी और दानेदार होती है। जमीन के नीचे चट्टानें हैं, उन्हें 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें सबसे ऊपरी सतह को मेटामॉर्फिक चट्टान कहते हैं। मेटामॉर्फिक यानी कि कायांतरित चट्टान होती है, यानी ये तेजी से अपना आकार बदलती है। मेटामॉर्फिक चट्टानों का सामना जब बहुत अधिक दबाव और तापमान से होता है तो नीच चट्टानें बनती हैं। नीच चट्टान अपक्षीय होती है। अपक्षीय का मतलब होता है कि प्रकृति, वर्षा, हवा, इन सब से ये टूटती, कटती, छटती रहती है। अपक्षय या वेदरिंग यानी पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट को कहा जाता है। इस टूट फूट के कई कारण हो सकते हैं। कई बार तेज हवाएं, तेज बहाव का पानी, पेड़ों की जड़ें या फिर तेज तापमान भी अपक्षय या वेदरिंग का कारण हो सकते हैं। जोशीमठ में नीच चट्टानें वहां रहने वालों की सबसे बड़ी समस्या है। अगर हम बात करें इस इलाके के महत्व के बारे में तो गढ़वाल हिमालय में 1819 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ जोशीमठ तीर्थयात्रियों और ट्रैकिंग करने वालों के लिए जरूरी रास्ता है। पूर्व में डकनाला, पश्चिम में करमनासा, उत्तर में अलकनंदा और दक्षिण में धौली गंगा नदियां बहती है। इस इलाके में लंबे समय से निर्माण कार्य हो रहा है, जिससे शहर के आसपास के क्षेत्र में बड़े बोल्डर और अन्य चट्टानों से भूस्खलन और घरों की दीवारों में दरार जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। माना जाता है कि जोशीमठ शहर मोरेन पर बसा हुआ है, लेकिन सच ये नहीं है। जोशीमठ मोरेन पर नहीं बल्कि लैंडस्लाइड मटेरियल पर बसा हुआ है। मोरेन सिर्फ ग्लेशियर से लाए गए मटेरियल होते को कहते हैं, जबकि ग्रेविटी के चलते पहाड़ों के टूटने से जमा मटेरियल को लैंडस्लाइड मटेरियल कहा जाता है। जोशीमठ शहर ऐसे ही मटेरियल पर बसा हुआ है। करीब 1000 साल पहले यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था। तब जोशीमठ कत्यूरी राजवंश की राजधानी हुआ करता था। इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल ने अपनी किताब उत्तराखंड के इतिहास में बताया है कि लैंडस्लाइड के चलते जोशीमठ की पूरी आबादी को नई राजधानी कार्तिकेयपुर शिफ्ट किया गया था, यानी जोशीमठ एक बार पहले भी शिफ्ट किया जा चुका है। इसके साथ ही आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।